चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम, जैसा कि हमने कल कहा था कि आज जो हम एक जो मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा में है दोस्तों कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं क्या उनमें संशोधन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। हम इस विषय पर जो है चर्चा करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो अंत में एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी लाइन जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि हम जो है आप जैसे ही टॉपिक बताएंगे उसकी विस्तृत चर्चा करने का दोस्तों कार्य करेंगे। हमारे पास जो पहला प्रश्न है ये दोस्तों कई एग्जामों में प्रश्न आता है, खासतौर से बड़ी परीक्षा में, इंटरव्यू में आता है, और कॉन्सेप्ट भी है एक प्रकार का। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या फिर जजेस की परीक्षाओं में देखते हैं तो मेंस में टॉपिक काफी आता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। इस बात को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सीधा सा आता है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में जो मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है और क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये समझने से पहले आपको जो है एक चीज समझनी होगी। थोड़ा सा मैं एक नया पेज ले लेता हूं और नए पेज में थोड़ी सी जो है हम चर्चा कर लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक जो है न्यू स्लाइड इसमें ऐड कर देता हूं, और वो न्यू स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। इसका आई थिंक मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दूं। सॉलिड फिल करते हैं इसमें, और चलिए ठीक हो गया, ये हो चुका है हमारा। अब जो है हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने क्लास में कहा कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि आपके सामने जो एक बात है कि जैसे ही हमें क्या होती है दोस्तों, 1947 में क्या मिलती है फ्रेंड्स, आज़ादी मिलती है। 1947 में क्या प्राप्त हुई, आज़ादी प्राप्त हुई। और दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में जो है अंग्रेजों के शासन रहा है, और यहाँ पर क्या लागू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त लागू था। स्थायी बंदोबस्त अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी इतिहास वाली क्लास देखिएगा, वहां पर मैंने स्थायी बंदोबस्त विस्तृत तरीके से पढ़ाया हुआ है। स्थायी बंदोबस्त क्या होता था, एक प्रकार का दोस्तों अंग्रेजों का रेवेन्यू सिस्टम था, जिसके तहत जो है जमीन का स्वामी किसे मान लिया गया था, जमींदारों को मान लिया गया था। जमींदारों को क्या मान लिया गया दोस्तों, जमीन का स्वामी मान लिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि समाज में बहुत से लोग क्या हो गए, गरीब हो गए, और कुछ लोग ऐसे हो गए कि जिनके पास क्या थी फ्रेंड्स, हजारों एकड़ जो है जमीन हो चुकी थी, और कुछ लोग क्या हो चुके थे, गरीब हो चुके थे। अब देश को आजादी मिली तो देश में जो है काम क्या करना था, काम ये करना था कि जो लोगों को न्याय उपलब्ध करवाना था, समानता का अधिकार उपलब्ध करवाना था। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है जो अनुच्छेद 31 के तहत उल्लेखित था, और उस अधिकार का नाम क्या था आप जानते होंगे। उस अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार। जो है उस अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब क्या है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। अब जिसकी भी संपत्ति का अधिकार का हनन होगा वो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा करेगा। आजादी मिली फ्रेंड्स, आजादी मिलने के बाद सरकार द्वारा क्या बनाए गए, राजस्व कानून बनाए गए, भूमि सुधार क्या बनाए गए, भूमि सुधार जो है भूमि सुधार फ्रेंड्स कानून बनाए गए। और भूमि सुधार कानूनों के तहत जिनके पास में एक निश्चित सीमा बनाई गई कि जिसके पास में बहुत ज्यादा भूमि थी उसकी भूमि क्या करेगी, सरकार जो है, सरकार द्वारा उसकी भूमि को क्या कर दिया गया, ले लिया गया। अब जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए जमींदार भाई साहब हैं, कोई भी हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, मान लीजिए ऐसा कि ये कोई जो है जमींदार है और इसकी क्या की गई, जमीन ली गई।
इसकी जमीन जो है 500 बीघा भूमि जो क्या कर ली गई, इसकी ले ली गई और सरकार ने क्या कर दिए, पट्टे निकाल लिए कि जो भी समाज के जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास एक भी भूमि नहीं है, उन्हें क्या मिल जाएगी, वह भूमि दी गई। अब ये जमींदार भाई साहब कहाँ पहुंच गए, ये जमींदार पास पहुंच गए, कहाँ पर पहुंचे, न्यायालय पहुंचे। न्यायालय पहुंचे क्यों, क्योंकि इनके पास में था एक बहुत बड़ा वकील, जो वकील पूरा संविधान जानता था। जब यह न्यायालय पहुंचे तो इन्होंने न्यायालय से क्या कहा कि मान्यवर जज साहब, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है और इसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो आप हमारी संपत्ति जो सरकार ये छीन रही है, किस अधिकार से छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी सी लगा कि बात तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया फ्रेंड्स, से कहा ठीक है, और सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हो और जो है इनकी संपत्ति वापस करो। तो फ्रेंड्स सरकार को थोड़ा सा क्या लगा, कहा कि भाई हम तो क्या कर रहे हैं, गरीबों को न्याय उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर रहा है, अमीरों का साथ दे रहा है। और साथ क्यों ना देता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार लिखा हुआ है, किसी की संपत्ति नहीं छीना जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है दोस्तों, संविधान का क्या है, संरक्षक है, संविधान की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। अब यहीं से दोस्तों कहानी शुरुआत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाएगा और सरकार जो है न्याय के लिए काम करेगी, जनता का कल्याण करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी। चलिए देखते हैं। अब हम चलते हैं पिछली स्लाइड में। अब यहाँ पर सरकार क्या करेगी, सरकार कोशिश करेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट जिस आधार पर हमारे, बड़ी ध्यान समझिएगा कि सरकार क्या प्रयास करेगी, सरकार, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सरकार क्या प्रयास करेगी कि जिस आधार पर हमारे फैसलों को बार बार सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर रहा है, उस आधार को भी क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अर्थात सरकार कोशिश करेगी संपत्ति का अधिकार खत्म किया जाए। और जब संपत्ति का अधिकार खत्म किया जाएगा दोस्तों, क्या आएगी, बात आएगी मौलिक अधिकारों में संशोधन की। मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा या नहीं होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा आगे कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हो। तो अब यही लड़ाई जो है हम पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम पिछली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब वही मुद्दा चला कि सरकार ने क्या कदम उठाए, समानता के लिए, भूमि को समानता किया। अब जब ऐसे कदम उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सरकार के फैसलों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। सरकार ने कोशिश की कि हम क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करेंगे, संपत्ति के अधिकार को भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को खत्म करने के लिए जैसे ही प्रयास आगे बढ़ा, केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और उस केस का नाम था दोस्तों, ये कब का है, 1951 का केस है, 1951 का केस है। और इस केस का नाम है संघवी प्रसाद वाद बनाम भारत संघ, 1951। दोस्तों ये कितना लिखा हुआ है, 1951 लिखा हुआ। भाई थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे अच्छे से लिख तो देने दो, समझ लेंगे। आधा एक घंटे को 1900 ये जो है 51 का केस था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार जो है मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन क्या कर सकती है, कर सकती है। और सरकार ने दोस्तों क्या किया, सरकार ने ये किया कि प्रथम संविधान संशोधन किया। भारतीय संविधान में जो है अभी सरकार भी नहीं बनी है, अंतरिम सरकार ही चल रही है। 1951 में क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। और इसके माध्यम से क्या किया कि 9वीं अनुसूची बनाई। कौन सी अनुसूची बनाई, अनुसूची में मैंने ये चीजें बताई हुई थी कि 9वीं अनुसूची बनाई और 9वीं अनुसूची में कुछ कानून डाल दिए। और साथ ही साथ आर्टिकल 31 से बी नामक एक सेक्शन बनाया और उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करके क्या बनाया, आर्टिकल 31 से बी नाम का एक जो है आर्टिकल बनाया। और उसमें क्या लिख दिया कि कुछ कानून ऐसे होंगे जिसकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्यायालय भी समीक्षा नहीं कर सकता है। और वो कानून कौन से होंगे, उन कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। क्या मेरी बात आप समझ में आई। अब जब
प्रथम संविधान संशोधन को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मतलब लोगों द्वारा जो कहते भाई संपत्ति के अधिकार को चाहते थे कि बना रहे, उन्होंने चैलेंज किया 1951 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हो, वो संशोधनीय है। ठीक, अब यहाँ कह दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर सरकार द्वारा पुनः जो है आगे प्रयास किए गए और लोगों की जमीन पुनः छीनी गई। वाद पुनः पहुंचा सज्जन सिंह जो राजस्थान के जमींदार हैं, और 1965 में पुनः एक केस लेकर पहुंच गए कहां, सर्वोच्च न्यायालय में, कि साहब संपत्ति का अधिकार है और ये कैसे आपके मौलिक अधिकार है, कैसा संविधान है। एक तरफ तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या करता है, संरक्षक घोषित करता है, दूसरी तरफ हमारी संपत्ति के अधिकार की जो है रक्षा नहीं की जा सकती है, रक्षा नहीं की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुनः 1965 में भी यही बात कही कि कोई दिक्कत नहीं है, मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों, संशोधनीय है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, संशोधनीय है। ठीक है, बात यहाँ तक पहुंची फ्रेंड्स, सरकार ने जो कई बड़े बड़े काम किए, कई लोगों की जमीनें जो 500-500 बीघे 1000 बीघा थी, उनकी क्या कर दी, सभी लोगों को बांट दी जो गरीब लोग थे। अब बात आगे पहुंचती है और 1967 का दोस्तों एक केस है। अब का है ये, 1967 का केस है, गोरखनाथ वाद। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है दोस्तों इस समय पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उन्होंने एक पैनल बनाया और जांच की दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायपीठ ने 1967 के गोरखनाथ वाद में ऐतिहासिक फैसला दिया और क्या कहा कि संशोधनीय नहीं है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कहो क्यों नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ व्याख्या की और कहा कि आर्टिकल 368 के तहत जो है मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, संपत्ति के अधिकार की रक्षा करेगी। ये बात दोस्तों पूरी की पूरी बदल गई। यहाँ पर जो है बड़ी भयानक लड़ाई होने वाली है, ध्यान समझिएगा। 1967 के बाद हम जानते हैं 1964 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1965 में ही कौन प्रधानमंत्री बनते हैं दोस्तों, देश की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी, इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी बनी और ये वही इंदिरा गांधी हैं जो कि बड़े बड़े लोगों की संपत्ति को छीनकर जो है दोस्तों सभी लोगों में बांट रही थी। देश में एक प्रकार का अलग ही माहौल बन गया था और इन्होंने एक कदम उठाया 1970-71 में दोस्तों, 1971 की बात है। और इन्होंने जो है प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। क्या कर दिया, प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। मतलब क्या है प्रिवी पर्स का, जो राजा महाराजाओं को आजादी के समय पर एक जो मतलब थोड़ी सी वो दी गई थी, क्या कहते हैं भाई, अतिरिक्त राशि जो उन्हें दी जाती थी, एक प्रकार की पेंशन टाइप की समझ लीजिए भाई। प्रिवी पर्स जो दी गई थी राजा महाराजाओं को भारत संघ में विलय करने के लिए, वो प्रिवी पर्स जो किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा खत्म कर दी गई दोस्तों। ग्वालियर रियासत के जो सिंधिया शासक हुआ करते थे माधवराव सिंधिया, उनको केस लेकर के कहाँ पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और माधवराव सिंधिया बनाम यूनिवर्सल मतलब जो इंडिया का यूनियन ऑफ इंडिया केस बनता है 1971 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, इंदिरा गांधी के इस फैसले को भी क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है कि संपत्ति के अधिकार को अब तुम नहीं छीन सकते हो, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है क्या है, यहाँ पर कह दिया गया 1967 में कि संशोधनीय नहीं है। इंदिरा गांधी को आया गुस्सा, कहा मैं तो संशोधन करूंगी। देन दोस्तों इसके बाद इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया, 14 बैंकों को जो सरकारी बैंक घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी निरस्त कर दिया। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी कहा, संपत्ति कैसे किसी को छीन सकते हो। फिर इंदिरा गांधी ने एक कदम और उठाया और वो कदम कौन सा था दोस्तों, इंदिरा गांधी ने कहा संशोधन क्यों नहीं कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि संशोधन किया जा सकता है और इन्होंने जो है एक 24वां संविधान संशोधन किया संविधान में, और इसके माध्यम से एक नई धारा लिखवाई संविधान में, और उस धारा का नाम क्या था दोस्तों, 13(4) नाम था। इसमें क्या लिखाया कि जो भी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाएंगे वह विधि शब्द के दायरे में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा बड़े ध्यानपूर्वक कि आर्टिकल 13(3) क्या कहता है। आर्टिकल 13 में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है,
ये इतना लड़ाई क्यों हो रही है आपको यहाँ समझ में आएगा। आर्टिकल 13(3) कहता है विधि शब्द को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है दोस्तों? विधि शब्द को परिभाषित करता है। और क्या कहता है कि विधि शब्द में संसद, क्या संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, नियम, अधिसूचना, परिपत्र, अध्यादेश और प्रथाएं शामिल है। और दोस्तों मौलिक अधिकारों के लिए कहा गया है कि कोई भी विधि, क्या कोई भी विधि, एक बार मैं और बोल रहा हूं, कोई भी विधि मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई भी विधि। तो यहाँ विधि शब्द का आशय क्या है? तो विधि शब्द में ये बातें शामिल है। कौन कौन सी बातें हैं? संसद द्वारा बनाए गए कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, नियम, अधिसूचना, परिपत्र, अध्यादेश तथा प्रथाएं। इंदिरा गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को समझाते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, आर्टिकल 13(3) में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें आर्टिकल 13(3) में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि संविधान संशोधन जो विधि शब्द में शामिल है। विधि शब्द के द्वारा जो है विधि के द्वारा परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन किसके द्वारा परिवर्तन करेंगे? संविधान संशोधन के द्वारा। और आर्टिकल 13(4)(24) में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा और क्या लिखवा दिया कि जो भी हम अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संशोधन करेंगे, क्या करेंगे? जो संशोधन करेंगे वह है अनुच्छेद 13(3) में शामिल जो है परिभाषित विधि शब्द है उसमें शामिल नहीं होगा। अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। इंदिरा गांधी भी दोस्तों बहुत चालाक व्यक्ति थी और उन्होंने ऐसा लिखवा कर क्या कर दिया? संविधान संशोधन करवा दिया। तो अपने कार्य उन्होंने सिद्ध किए। परंतु अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया 1973 में। ये फैसला कैसे बना दोस्तों? केरल के एक मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद स्वामी जी थे। ये केशवानंद स्वामी जी की क्या कर ली गई? जमीन छीन ली गई और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपना भाषण दिया कि सरकार क्या कर रही है, न्यायालय क्या कर रहा है, किसी को अधिकार ही जमीन छीनने को, और मेरी मठाधीश की जमीन जो 100 एकड़ तक जमीन थी क्यों छीनी गई? जब संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, या तो संविधान में क्या है झूठी बात लिखा हुआ है या फिर ये बात लिखी हुई है कि मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक नया सिद्धांत दिया दोस्तों, इसी में निकल करके आया था। उस सिद्धांत का नाम क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस सिद्धांत का फ्रेंड्स नाम है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है सिद्धांत किसमें दिया? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और क्या कहा कि संसद जो है, सरकार है, संसद है, उसको संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। जिस प्रकार से संसद का कार्य जो है विधि का परिवर्तित करना, उसमें सुधार करना है, ना कि विधि की नई फिर से रचना करना है, संविधान की रचना करना है। अर्थात वो संविधान की रचना नहीं कर सकती लेकिन संविधान में परिवर्तन कर सकती है। कहने का आशय ये हुआ कि संविधान के जो कुछ मौलिक सिद्धांत हैं उन मौलिक सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ताकि जो है किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। अर्थात यहाँ पर भी मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया? संशोधनीय माना गया। मौलिक अधिकारों को संशोधनीय माना गया। तो क्या फ्रेंड्स इतनी चर्चा आपको समझ में आई? इसके बाद से दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। 1980 में पुनः कहा सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार संशोधनीय है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मूल ढांचा क्या है दोस्तों? तो मूल ढांचा जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहता है कि इसमें जो कौन कौन से अधिकार शामिल है, कौन कौन सिद्धांत शामिल है, जैसे कि पंथ निरपेक्षता हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। प्रस्तावना में जो भी बातें उल्लेखित है वो कहीं ना कहीं मूल ढांचा ही है। तो ये दोस्तों क्या थी हमारी एक, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक विस्तृत चर्चा थी। संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैसे दोस्तों ये मुद्दा बना? ये बना आर्टिकल 13(3) से। आर्टिकल 13(3) में कहा गया है कि कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, अर्थात कम नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों को। अभी आर्टिकल 13 हम पढ़ेंगे अच्छे से, वहां समझ में आएगा। 13(1) में लिखा हुआ है कि कोई भी पूर्ववर्ती विधि, कोई पश्चवर्ती विधि है। 13 उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी विधि जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बात तो विधि सभी जगह लिखा गया था, लेकिन विधि शब्द में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो यहाँ बताया गया। इंदिरा गांधी ने यह कहा कि इसमें संविधान संशोधन जो है विधि शब्द के में शामिल नहीं है, इसलिए विधि में जो संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन किया जा सकता है। एक बार फिर से बताता हूं, इंदिरा गांधी ने कहा कि आर्टिकल 13(3) में जो बातें कही गई हैं कि इनके द्वारा जो संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनमें संविधान संशोधन नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम संविधान संशोधन के माध्यम से क्या करेंगे? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर देंगे। तो निष्कर्ष रूप में क्या बताएंगे
कि वर्तमान में मौलिक अधिकार दोस्तों क्या हैं, संशोधनीय हैं, बशर्ते उनके मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। जैसा कि संसद का कार्य जो क्या है, परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करना है, ना कि संविधान की पुनः रचना करना। तो ये दोस्तों क्या था, हमारा एक संक्षिप्त जो है एक विश्लेषण था। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आई है तो एक बार देखिएगा, पुनः देखिएगा। थोड़ा सा जटिल कॉन्सेप्ट है, आपकी ये पॉलिटी जो है चारों तरफ से अच्छी हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। आई होप, थैंक यू।